अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद शानजी। सो हमने क्लास 10th का यूनिट नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज ऑफ बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ था। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हम पढ़े थे, तो एस्थमा और उसके बाद लंग कैंसर आई थिंक सिर्फ रह गया। उसके अलावा फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब उसके बाद हम करवाएंगे MCQs एंड देन क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो इंशाल्लाह। सो एस्थमा हम करते हैं कि भाई व्हाट इज़ एस्थमा। So asthma is the common chronic inflammatory disease of the airways. सबसे पहले एस्थमा हम कहते हैं, एस्थमा को हम कहते हैं सांस का जो दमा हम कहते हैं कि भाई जिसको सांस का मसला होता है, कि आप लोग पिक्चर से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा। सो एस्थमा जो है वो एक कॉमन मतलब कि आम से एक क्रॉनिक मतलब बहुत एक्यूट नहीं है कि जो बहुत जल्दी चल जाए। हमने पीछे देखा था एक्यूट इन्फेक्शंस यूजुअली लास्ट फॉर अ फ्यू डेज ब्रोंकाइटिस में, एंड देन क्रॉनिक जो है वो यूजुअली लास्ट फॉर अ मंथ, जो मंथ के लिए रहते हैं। मतलब क्रॉनिक ज़्यादा थोड़ा पेचीदा जो मसला होता है, और एक्यूट जो कि वायरल इन्फेक्शन चले जाते हैं जो। बट एस्थमा इज़ द कॉमन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवेज। अब ये भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। पीछे हमने पढ़ा ब्रोंकाइटिस, वो भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ था, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और ट्रेकिया। एंड देन हमने पढ़ा एम्फिसमा जो कि ओवर इन्फ्लेमेशन था ऑफ द एल्वियोलस। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मेमोराइज आप कर सकते हैं इस तरीके से कि सारे बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इन्फ्लेमेटरी ही हैं। एंड देन नमूनिया इज़ ऑल्सो द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, बट एम्फिसमा इज़ डिफरेंट फ्रॉम नमूनिया बिकॉज उसमें ओवर इन्फ्लेमेशन थी। जबकि एस्थमा में भी इन्फ्लेमेशन है, लेकिन ये किसकी है? इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवेज। तो ये इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है एयरवेज का, मतलब कि एयर पैसेज का, जिसमें नोज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकल्स। ऑब्वियसली नोज कांट बी स्वेल ऑन, इसकी इन्फ्लेमेशन नहीं हो सकती है। फेरिंग्स लाइक हमारे हलक की नहीं हो सकती है, बट वो डिफरेंट है। लेकिन आपके मेमोराइज करने के लिए भी मैंने आपको बताया। तो एस्थमा जो है वो एक कॉमन क्रॉनिक मतलब कि बहुत पेचीदा, बहुत कम लोगों को ये होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ऑफ द एयरवेज। अब एयरवेज जो है इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उसमें ब्रोंकाई आ जाता है, क्योंकि फेरिंग्स या ट्रेकिया जो है, जो सांस की जो हवा लाइक सांस की नाली है, वो तो नहीं हो सकती है ना इन्फ्लेमेशन उसकी। उसके नीचे जो सब यूनिट सारे ब्रोंकाई हो सकता है, ब्रोंक्यूल्स हो सकता है, एल्वियोलस हो सकता है, जो कि मेन चीज़ें हैं। सो एस्थमा एक कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है हमारे एयरवेज का, ठीक है, एयर पैसेज का, लाइक ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलस, जिस तरह ब्रोंकाइटिस में था। लेकिन सिम्टम्स क्या हैं, इसके कॉज क्या हैं, ट्रीटमेंट वो देखेंगे। ये तो पता चलेगा कि भाई एस्थमा जो है एक वो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, हमारे एयरवेज में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और कॉमन और क्रॉनिक है, बेसिकली क्रॉनिक है, ठीक है, जिसके लिए मेडिसिन रिक्वायर की जाती हैं और जो कि मंथ्स तक रहता है, या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली होता है, और शॉर्ट टर्म हम कहते हैं एक्यूट को, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। नमूनिया इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन, जबकि हमारे पास जो एम्फिसमा था वो एक क्रॉनिक इन्फेक्शन था। आपको ये पीछे भी मेमोराइज़ करा रही हूँ, रिमेंबर, ताकि आप लोग रख सकें इन चीज़ों को, ये ना भूल जाएँ, क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे भी कभी कभी मतलब हो जाता है। तो इसी तरीके से आप लोग भी, जाहिर सी बात है, आप लोगों को भी हो जाता होगा। जब मैं ये पढ़ती थी तो मुझे भी लगा होता था। सो अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सो द पर्सन, अब सिम्टम्स क्या होंगे? जाहिर सी बात है, एस्थमा दमा है तो सांस का मसला होगा, ज़्यादातर एक्सहेलेशन में मसला होगा, बिकॉज लंग्स जो हैं वो बिल्कुल सुकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो वॉल्यूम उनका ना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इनहेल करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, और एक्सहेल करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर देते हैं ना, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सो सिम्टम क्या है? द पर्सन हैज़ मोर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आउट देन ब्रीदिंग इन। एक्सहेलेशन में पीछे भी मैंने आपको लास्ट इन्हीं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्यों एक्सहेलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एज़ कम्पेयर टू इनहेलेशन। सो द पर्सन हैज़ मोर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आउट देन ब्रीदिंग इन। अब अ करेक्टरिस्टिक विस्लिंग साउंड इज़ कॉज बाय ब्रीदिंग, कि जब वो बेसिकली सॉर थ्रोट, जब गला हमारा ख़राब हुआ होता है, तब हम जब निकालते हैं आवाज़, तो ज़रा सी एक विस्लिंग साइड, जिस तरह विस्लिंग साउंड जिस तरह प्रोड्यूस होती है लाइक सीटी की, उस टाइप की हमारे पास जब एक्सहेल करते हैं एयर, मतलब जब वो ब्रीद करते हैं एस्थमा के दमा के पेशेंट्स, तो उनकी विस्लिंग साउंड भी प्रोड्यूस होती है, एक सिम्टम है। So there is secretion of excess of mucus and swelling of the lining of the respiratory pathway. ये तो हमने पढ़ा कि भाई इन्फ्लेमेशन है हमारे पास एयरवेज की, जो कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा। रेस्पिरेटरी पाथवे वही है बेसिकली एयरवेज। सो देयर इज सेक्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ म्यूकस। तो एस्थमा में सेक्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ म्यूकस बहुत ज़्यादा होती है,
गॉबलेट सेल जो कि सेक्रीट करते हैं म्यूकस, वो बहुत ज़्यादा होती है। ये सिम्टम है बेसिकली, मतलब कि फ्लू आएगा, क्योंकि या तो हम स्पिट आउट कर देते हैं वो, या स्वेलो कर देते हैं। पीछे वाली सारी चीज़ें मैं वैसी टर्म्स यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। स्पिट आउट मतलब कि बाहर थूक देते हैं, और स्वेलो का मतलब अंदर ले जाते हैं। जब हमें फ्लू इधर हमारे गले में कभी कभी हलक में होता है ना, जब हम आवाज़ देते तो हम कहते हैं गला बैठा हुआ है, तो वो या तो हम स्पिट आउट या तो बाहर निकाल देते हैं मुँह से या नोज से, और लाइक या तो हम स्वेलो कर देते हैं, अंदर ले जाते हैं। सो हमारे पास देयर इज सेक्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड swelling of the lining of the respiratory pathway. secretion of excess of mucus और swelling हो रही है हमारे पास lining of the respiratory pathway, और इसके कॉज हैं। अब जो कॉज है इसका वो ये है कि भाई हमारे पास मतलब कि वजह क्या है। अब या तो एस्थमा जो है इट इज़ ड्यू टू, आप कहते हैं ना कि हम कहते हैं एस्थमा दमा के जो पेशेंट्स होते हैं, लाइक जिनको सांस का मसला, अगर कोई वीडियो देख भी रहा है उसको अगर देखे कि सांस का अगर किसी को घर में मसला है, तो वो देखेगा कि भाई उनको डॉक्टर कहेंगे कि किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। लाइक वो किसी चीज़ से भी हो सकती है, वो चीज़ें मैं यहाँ पर दोहराऊँगी, अब मैं अलग से बताऊँ तो वो एक अलग फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, तो इस वजह से मैं इधर ही बताती हूँ। तो कॉज क्या है कि इट इज़ ड्यू टू एन एलर्जिक रिस्पॉन्स टू सब्सटेंस, उन्हें किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है। लाइक हमारे पास पोलन हो गया, पोलन ग्रेन्स जो हैं, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोगों को अभी इसके बारे में नहीं होगा तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप लोग 10th क्लास में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन्स की वजह से ये हो सकता है इन्हें। पोलन मतलब कि जो मेल टू फीमेल फ्लावर जो लेके जाते हैं, सो बेसिकली पोलन ग्रेन की वजह से ये हो सकता है, जो कि मतलब कि प्लांट्स का बस हिस्सा है, आप ये याद कर लें। सो हाउस होल्ड डस्ट की वजह से हो सकता है, डस्ट की वजह से अक्सर को एलर्जी होती है लोगों को, और मतलब कोई वो रेड हो जाते हैं या कुछ इस टाइप की मसला होता है। तो अब पर्टिकुलर फूड हो सकता है, या फीदर्स फ्रॉम पिलो के जो हमारे पास तकिया है उसके फीदर्स से उन्हें एलर्जी हो सकती है कि उन्हें छींकें आने शुरू कर देती हो इस टाइप का। एंड कोल्ड एयर हो सकती है, ठंडी हवा से, एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग एक्सेट्रा। सो अलग अलग ये एलर्जेंस हैं बेसिकली जिनसे एलर्जी हो सकती है। ऑल्सो इमोशनल डिस्टर्बेंस में प्रोवोक एन अटैक, कि अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, अगर आपका दिल दुखा हुआ है या कोई मसला चल रहा है आपकी फैमिली में, सो तब भी ये एस्थमा हो सकता है, दमा का मसला, सांस का मसला हो सकता है। ओके, सो सिम्टम में पढ़ा कि भाई ये सेक्रेशन ऑफ एक्सेस ऑफ म्यूकस भी हो सकता है, एंड वो तो हमने पढ़ा कि भाई इन्फ्लेमेशन होगी एयरवेज की। उसके बाद ब्रीदिंग आउट में ज़्यादा प्रॉब्लम, एक्सहेलेशन में ज़्यादा मसला होता है एज़ कम्पेयर टू इनहेलेशन, और विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है बाय ब्रीदिंग। एंड ऑल्सो दी कॉज हमारे पास वजह क्या है, बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स हो सकता है, एलर्जेंस की वजह से हो सकते हैं, लाइक पोलन हो गया, हाउस होल्ड डस्ट हो गई, एंड देन पर्टिकुलर फूड और फीडर्स फ्रॉम पिलो हो गया, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग एक्सेट्रा, ये एलर्जेंस है। और इमोशनल डिस्टर्बेंस, अगर इमोशनली कोई बंदा डिस्टर्ब्ड है तो उसको मे ऑल्सो प्रोवोक एन अटैक, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी उसे इस अस्थमा का मतलब कि अटैक हो सकता है, मतलब कि उसे दमा का मसला हो सकता है। अब ये नॉर्मल ब्रोंकियोल है और ये एस्थमेटिक ब्रोंकियोल है। ये आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेम्ड होने की वजह से एरिया कितना इसका कम हो गया है, एरिया कम हो गया है तो प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो मूव तो हेयर करती है हमेशा हायर टू लोअर प्रेशर, तो ये अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो इस एज़ कम्पेयर टू बाहर तो लोअर होगा, तो अंदर से बाहर निकलेगी हवा, ना कि बाहर से अंदर आएगी। तो बाहर से अंदर ना आए तो हम कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो इस वजह से आगे ट्रीटमेंट में आपको बताऊंगी। ये आप लोग पहले डायग्राम, नॉर्मल एंड एस्थमेटिक ब्रोंकियोल एंड ऑल्सो इनहेलर्स हेल्प एस्थमा पेशेंट्स टू ब्रीथ। अक्सर एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई इनहेलर्स होते हैं, क्योंकि वो सांस नहीं ले सकते हैं, तो ये जो इनहेलर्स हैं वो उन्हें हेल्प करते हैं एस्थमा के पेशेंट्स के को वो एस्थमा के पेशेंट्स को कि वो ब्रीद कर सकें, सांस ले सकें। ओके, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो माइल्ड अटैक ऑफ एस्थमा इज कंट्रोल्ड बाय ब्रोंकोडाइलेटर्स दैट डायलेट द एयरवेज। फर्स्टली कोई भी टर्म है उसको पहले देखें। कुछ टर्म्स, ज़्यादातर मोस्टली टर्म्स जो बायोलॉजी या जिसमें भी है बेसिकली ऐसी होती हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। इसका मतलब है कि वो खुद ही बता रही हैं उनका मतलब क्या है। डायलेटर या डायलेट, डायलेट का मतलब है खुला करना, डायलेट बढ़ाना। सो मतलब कि ब्रोंकियोल्स की जो इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से उनका एरिया जो है वो कम हो गया है, एरिया बढ़ाएंगे बाय रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन, एरिया बढ़ जाएगा और मसला सॉल्व होएगा। सो ट्रीटमेंट क्या है कि अगर माइल्ड अटैक है, इतना क्रॉनिक मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा एस्थमा दमा का मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा कि सांस नहीं आती है, माइल्ड अटैक ऑफ एस्थमा इज़ कंट्रोल्ड विद ब्रोंकोडाइलेटर्स। मतलब कि जो ब्रोंकियोल्स हैं या ब्रोंकाई हैं, इनमें से कोई भी दोनों में से है तो उसको डायलेट कर देंगे, डायलेट द एयरवे, जो कि एयरवे इसी को तो कहते हैं ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। और एल्वियोलस में तो हो नहीं सकता, ना ट्रेकिया में हो सकता है, तो ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में। सो जो कि डायलेट कर देते हैं एयरवेज को। अब
डिफरेंट डिवाइसेस कॉल्ड इन्हेलर्स, या जो मैंने अभी पीछे पिक्चर में बताया कि कोई किसी ने इन्हेलर होल्ड किया हुआ है और वो लाइक सांस ले रहा है उसकी मदद से. सो डिफरेंट डिवाइसेस लाइक इन्हेलर्स की तरह और भी डिवाइसेस हैं, लेकिन इन्हेलर इज़ द मोस्ट कॉमन. सो इन्हेलर्स हेल्प अस्थमा पेशेंट्स टू ब्रीथ. वो अस्थमा पेशेंट्स को, दमा के मरीज़ों को मदद देते हैं कि वो ब्रीथ कर सकें. अब मैंने बताया कि एस्थमा की स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही था कि एस्थमा इज़ द कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवेज. सो बेसिकली क्रॉनिक मतलब कि ये ऐसा मसला है जो कि पूरा, अगर आपका ये इन्फ्लेमेशन हो गई है तो वो पूरा रिवर्स इस तरह नॉर्मल में नहीं आ सकता. ज़रा सा बेहतरी हो सकती है लेकिन पूरा कम्प्लीटली वो रिकवर नहीं कर सकता. इसी तरीके से एम्फिसमा भी क्रॉनिक था, इसी वजह से बेसिकली वो पूरा रिकवर नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा बेहतर हो जाती है वो. तो हेल्प, अब देखो डिफरेंट डिवाइसेस कॉल इनहेलर्स हेल्प अस्थमा पेशेंट्स टू ब्रीथ. अब अस्थमा जो है वो लॉन्ग टर्म, क्योंकि क्रॉनिक तो लॉन्ग टर्म ही होता है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ डेट हैज़ नो क्योर. हम सुनते हैं ना कि दमा के जिनको मसला होता है वो ये डिवाइसेस ले सकते हैं या ये चीज़ें कर सकते हैं, या उनको बेसिकली मेडिसिन भी, आप देखेंगे मेडिसिन भी अभी आगे डिस्कस करेंगे उसको. तो मेडिसिन या उन्हें दी जा सकती हैं, अलबत्ता वो पूरे ठीक नहीं हो सकते. उन्हें दमा का मसला कम्प्लीटली तौर पर वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते जिस तरह नॉर्मल लोग सांस लेते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं होता. सो एस्थमा जो है वो लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, डैट हैज़ नो क्योर, जिसका कोई क्योर नहीं है, मतलब कि वो वापस नहीं बिल्कुल ठीक हो सकता. एस्थमा इज़ ट्रीटेड विद 2 टाइप्स ऑफ मेडिसिन, बट एज अ फॉर्मेलिटी या एज लाइक थोड़ा सा बेहतरी के लिए डॉक्टर्स दे देते हैं, प्रेस्क्राइब कर देते होते हैं मेडिसिन. सो एस्थमा ट्रीट की जाती है 2 तरह की मेडिसिन से. एक तो है लॉन्ग टर्म कंट्रोल, जो कि बहुत लॉन्ग अरसे तक चलेगी, लॉन्ग टर्म कंट्रोल एज इट्स नेम सजेस्ट. सो एंड एक है क्विक रिलीफ मेडिसिन, जो कि आपको फौरी तौर पर रिलीफ दे देंगी एस्थमा के पेशेंट्स को. एंड एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल है, या तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल एक मेडिसिन है और एक क्विक रिलीफ मेडिसिन. तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी. मैं दोबारा से ट्रीटमेंट को रिपीट कर देती हूँ कि भाई माइल्ड अटैक जो है ना एस्थमा के, वो ब्रोंको डायलेटर्स डायलेट कर देते हैं एयरवेज को, जिसकी वजह से सांस का मसला सही हो जाता है अगर माइल्ड अटैक है. लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है तो फिर तो नहीं, जाहिर सी बात है, इतना भी नहीं हो सकता ना, फिर वापस हो जाएगा. सो डिफरेंट डिवाइसेस जो इन्हेलर्स हैं वो भी लेते हैं अगर आपको सांस का ज़्यादा मसला हो रहा है, ताकि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो इन्हेलर्स साथ कैरी कर सकते हैं. और ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है जिसकी कोई क्योर नहीं है, जिस तरह एम्फिसमा की नहीं हो सकती है, रिवर्स नहीं कर सकता डैमेज, अलबत्ता बेहतरी थोड़ी सी आ सकती है. और 2 तरह की मेडिसिन दी जाती हैं, या तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए या तो क्विक रिलीफ मेडिसिन दी जाती हैं. सो अपना बहुत ख्याल रखिए और नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लंग कैंसर एंड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग करेंगे और फिर हम चैप्टर के लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे. उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQs तो ऑब्वियसली हम करेंगे, फुल चैप्टर कंप्लीट करेंगे. तो अल्लाह हाफ़िज़.